हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी साथी मां सरस्वती बाबा श्याम जी का नाम लेकर एक बार अपने माता पिताजी के आशीर्वाद को याद करके, क्योंकि साथी आज से हमारी जो मुख्य पढ़ाई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी की, वो शुरू हो रही है। हमने साथ ही इस पूरे हफ्ते में प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट का एक बड़ा टॉपिक खत्म करने का निश्चय लिया है, जो साथ ही डेमो के रूप में भी चला जाए और साथ साथ ये टॉपिक हमारा आप सभी के लिए जो एक कंप्लीट टॉपिक होता है जब हम कोई बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं उसमें भी चला जाए। तो साथ ही हर एक पेपर में पिछली बार री एग्जाम हो, चाहे 41,520 भर्ती हो, चाहे साथ ही 49,568 भर्ती हो, या 60,244 का, या फिर साथ ही री एग्जाम हो। आपने अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन। और ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ते फिर दिक्कत होती है। आज मैं साथ ही इसका एक ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा, इसका एक ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि आप मुझसे कहोगे भैया कैसा पोस्टमार्टम किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में पहली बार, भारत में, और मेरे साथ साथ याद करते चलना, भारत में पहली बार, या ये कह सकते हो प्रथम बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से लागू। तो कहोगे कि जीएसटी भारत में फर्स्ट टाइम कब आया? जीएसटी भारत में फर्स्ट टाइम कब आया? 1 जुलाई 2017। और साथ ही अभी जो इसका जीएसटी 2.0, जिसको नेक्स्ट जेन जीएसटी भी कह सकते हैं, या साथ ही जीएसटी में सुधार के बाद, जीएसटी में सुधार के बाद जो जीएसटी 2.0 है, ये कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 से। ये कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 से। तो फटाफट से बताइए, जीएसटी 1.0 या जीएसटी पहली बार भारत में कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। भारत में जीएसटी 2.0 या भारत में नेक्स्ट जेन जीएसटी कब से लागू हुआ? कहोगे मेरे बड़े भैया जीएसटी 2.0 ये 22 सितंबर 2025। जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025। और भारत में पहली बार जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी 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 कह रहे हैं। ये जीएसटी होता क्या है? इसमें आपको साथ ही 3 शब्द मिले। एक मिले वस्तु, जिसको माल भी कह देते हैं। ये जो अपने आइटम होते हैं, आइटम्स, इनको भैया आइटम कह देते हैं, इनको माल। आइटम मतलब जैसे ये फोन एक आइटम हो गया, ये पेन एक आइटम हो गया, ये बोर्ड एक आइटम हो गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा हो जाता है साथी सेवा, जिसको सर्विसेज कह देते हैं, जिसको अंग्रेजी में सर्विसेज कह देते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स दूंगा। अगर नोट्स ना बना पाओ तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, नोट्स ना बना पाओ साथ साथ तो फिक्र मत करना। इसके कंप्लीट सेल्फ स्टडी फॉर्मेट के ऐसे नोट्स दूंगा कि जब उनको पढ़ोगे क्लास लेने के बाद में, तो ऐसा लगेगा कि विवेक सर उन नोट्स से निकलकर हमारे साथ खड़े हो गए। विवेक सर उन नोट्स से निकलकर कहां गए? हमारे बगल में, हमारे साथ आ गए। अगले कुछ घंटे केवल मुझे इस टॉपिक को आज ऐसा करा लेने दो मेरे मन से। मैं तुम्हारे मन से चलूं या मैं अपने मन से चलूं? ईमानदारी से बताओ, इस टॉपिक में मैं किसके मन से चलूं? तुम अंतर कर दोगे। थोड़ा समय तो मैं लूंगा बेटा, मैं वो चीज हूं, चढ़ता देरी से हूं, लेकिन ऐसा नशे के रूप में चढ़ता हूं कि फिर उतरता नहीं है पेपर तक। ये तभी उतरेगा जब तुम वर्दी पहनकर फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आएगा और तुम ड्यूटी पे जाओगे। तो तुम्हें कैसी तैयारी करनी है? बीच की तैयारी या ट्रेनिंग की तैयारी? ईमानदारी से बताओ कैसी तैयारी चाहिए? मैं तुम्हें वैसे कंटेंट दे दूंगा, मैं तुम्हें वैसे का वैसे कंटेंट। क्योंकि अगर तुम मेरे अनुसार चलेगे ना मेरे करण अर्जुन, तो तुम याद करोगे कोई जीवन में
गुरु मिला था। चलो भैया, सेवा। और तीसरी चीज हो जाती है कर या टैक्स। देखिए, आप एक मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं। हम अपने जीवन में अनेक इच्छाएं रखते हैं। अनेक इच्छाओं की पूर्ति हम लोग किसके उपभोग या किसके इस्तेमाल से करते हैं? अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारे सामान का, बहुत सारे सेवाओं को उपभोग करते हैं। सामान जैसे एक पेन पेंसिल से लेकर जो खाने पीने की चीजें, ब्रेड दूध हो गई, या सब्जियां साथी आटा हो गया। आज इंसान के पास ये मोबाइल टीवी, इनके बिना भी काम नहीं चलता। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके इस्तेमाल करके इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है? बहुत सारे सामान का इस्तेमाल करके। आप दिन में अनेक प्रकार के सामान के इस्तेमाल करते हो, नहीं करते हो? यस या नो करके बताओ। सामान जिसका आप यूज कर सकें, जिससे आप टच कर सकें, जिससे आप छू सकें। इसके अलावा, सामान के अलावा आप बहुत सारी सेवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप क्या है? ये कोई सामान तो है नहीं, ये शिक्षा एक सेवा है। शिक्षा क्या है? एक सेवा। इसी तरह आप आने जाने के लिए बस मेट्रो का इस्तेमाल करते हो, रेल का इस्तेमाल करते हो। ये जो परिवहन है, ये साथी सेवा है, ये कोई सामान नहीं है। इसी प्रकार आप जो खरीद फरोख्त करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं, वाणिज्य व्यापार, सामान की बिक्री इत्यादि, ये भी क्या है साथी? एक सेवा है। तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, मानव अपने दैनिक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति अलग अलग प्रकार के वस्तु, सामान या अलग अलग प्रकार की सेवाओं के उपयोग के द्वारा करता है। भाई, इनके द्वारा आप अपने डेली इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने डेली जरूरतों की पूर्ति करते हैं। अब इन पर अगर सरकार आपसे टैक्स लगा दे, सरकार कहे कि भाई चलो, आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, जितना मोबाइल का पैसा है आप हमको भी इसमें से पैसा दो, मोबाइल का पैसा आप हमको भी दो। देखिए, थ्योरी किसी को भाती नहीं है, इसलिए थ्योरी हम लोग किस पर पढ़ाते हैं? एग्जाम पर, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये जो शंखनाद बैच की ये जो क्लास है साथी, इसका एक उद्देश्य ये था कि एक बड़ा टॉपिक में समाप्त कर दूंगा, आपकी और मेरी ट्यूनिंग बन जाएगी, और जनता देख लेगी पूरी दुनिया कि एग्जाम्पल कैसे, किस तरीके से थ्योरी पढ़ाता है। तो आप बातचीत मत कीजिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आपको उत्तर देना है, तब तक आपको पढ़ाई करनी है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, यहां पर फोकस करना है आपको। तो पेन, ब्रेड, दूध, आप कोई भी सामान लेने गए, उस पर आपको एक अनिवार्य, कंपलसरी, हर हाल में एक शुल्क देना होता है, एक आपको अपना योगदान देना होता है। इसी को क्या कहते हैं? टैक्स देते हैं। ये टैक्स सरकारें लगाती हैं, सरकारी प्राधिकरण लगाते हैं, सरकार या सरकार की एजेंसी लगाती है, या सरकार या सरकार की एजेंसी इसकी वसूली करती है। तो कहा गया कि माल और सेवाओं की खपत पर लगाया जाने वाला कोई भी टैक्स, जिससे हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल आप क्यों खरीदते हैं? कि भाई आप अपने परिजनों से बात कर पाए, दूर रहकर अपनी पढ़ाई कर। मोबाइल आप क्यों खरीदते हैं? कि भाई आप अपने परिजनों से बात कर पाए, दूर रहकर अपनी पढ़ाई कर पाए, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाए, दुनिया से जुड़ पाए, सोशल मीडिया चला पाए। मोबाइल की मान लेता हूं जो साथी दुकान पर कॉस्ट है, जो दुकानदार ने उसकी कॉस्ट बताई है, दुकानदार की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपए है। कितने रुपए? रुपए 10,000। अब इसमें सरकार ने कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल खरीदता है तो उसको 18%, इस कॉस्ट का 18% जीएसटी देना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल या सामान खरीदने पर टैक्स। तो 10,000 का 18% कितना हो गया? ये साथी 18% जीएसटी, 18% जीएसटी। अब इसका जो एमआरपी बना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ये 1800, ये 11,800 रुपए बना। कितना बना भैया? 11,800। 10,000 रुपए की चीज पर 18% जीएसटी। ये माल और वस्तु, जिसे साथी वस्तु और सेवा कर,
माल और सेवा कर कहते हैं। कितना परसेंट? जितनी की आपकी कॉस्ट थी उसका 18%। ये जो 1800 रुपए, इन्हें दुकानदार अपने पास नहीं रखेगा, इन्हें दुकानदार सरकार को जमा कर देगा। दुकानदार किसको करेगा? सरकार को जमा। देखो, सरकार को जमा किसने किया? दुकानदार के द्वारा। सरकार को जमा किसने किया? दुकानदार ने। जबकि इसका भुगतान किसने किया था? भुगतान तो ग्राहक ने किया, दुकानदार ने अपनी जेब से तो किया नहीं। भुगतान किसने किया? ग्राहक ने। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्टली इस टैक्स का भुगतान किसने किया है? डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्टली बच्चा इस टैक्स का भुगतान किसने किया है? तो कहोगे सर अप्रत्यक्ष रूप से इस टैक्स का भुगतान ग्राहक ने किया है, कस्टमर ने किया है, लेकिन सरकार के पास जमा किसने कराया? दुकानदार ने। क्योंकि जब आप सामान लेने गए थे, आप तभी 18% उसकी कॉस्ट में जोड़कर दुकानदार को जमा कराए थे, और दुकानदार ने उस पैसे को किसको दे दिया? सरकार को। तो आप एक सुई से लेकर, एक माचिस की तीली से लेकर, किताब कॉपी से लेकर, पानी पीने की बोतल, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, या आप कोई छोटे से बड़ा आइटम लेकर आते हैं, उन सब पर जब भी आप वो चीज खरीदते हैं, सरकार वहां पर एक टैक्स लगाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब? जब आप साथी खरीदते हैं, मतलब जब उसका कंजम्पशन होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब साथी उसका कंजम्पशन या उस सामान का उपभोग किया जाता है, यह टैक्स तब लगता है। यह टैक्स फैक्ट्री में नहीं लगा था। क्या आपको पैसे फैक्ट्री में देने पड़े थे? यस या नो करके बताइए। ये जो आपने 1800 रुपए जीएसटी के दिए, ये तो आपने सामान को खरीदते समय दुकान पर भुगतान किया ना। तो इस टैक्स की एक और खासियत है कि भुगतान तो ग्राहक ही करता है, लेकिन सरकार को जमा दुकानदार करता है। तो डायरेक्टली ग्राहक सरकार को जमा ना करके अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली, जैसे मैंने कुछ पैसे तुम्हें दिए, तुमने किसी तीसरे को दिए, तो पैसे तो मेरे ही थे, पर मैंने डायरेक्ट जमा नहीं किए, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये टैक्स लगता कब है? जब आप सामान खरीदते हैं, कंजम्पशन पर लगता है, सामान के उपभोग पर, उसके इस्तेमाल पर, जब साथी उसको आप खरीदते हैं। तो यहां से ये जीएसटी का कुछ कुछ आया कि जब भी भारत में आप कोई सामान खरीदने जाओगे, और केवल सामान नहीं, आप कोई सेवा का इस्तेमाल करते हैं, आपने 99 रुपए का शंखनाद कोर्स लिया, 99 रुपए पे 18% जीएसटी। कितने परसेंट? 18। मतलब 99 रुपए में लगभग 18 रुपए में किसको दे दूंगा? मैं सीधे सीधे सरकार को दे दूंगा। मैंने जीएसटी का पैसा भी तुमसे नहीं लिया, मैं जीएसटी जोड़ के लिया। इसमें से 18 रुपए में किसको दे दूंगा? मैं सरकार को दे दूंगा। आप कोई टिकट खरीदते हो रेलवे का, या कोई टिकट खरीदते हो बस का, उसमें भी साथी आप पैसा किसको दे देते हो? आप सरकार को जीएसटी देते हो। तो ये सब क्या चाहती है कि जो ये टैक्स है, ये एक मुख्य अप्रत्यक्ष प्रकार का टैक्स है। किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष या एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट। जब भी आप भारत में कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा को उपभोग करते हैं, तब आपको यह टैक्स देना होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? माल और सेवा कर, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला सरकारी शुल्क या सरकारी टैक्स। अब आ जाता है टैक्स की फुल फॉर्म या टैक्स की परिभाषा क्या है। इसको केवल समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। होगे सर, सरकार द्वारा व्यक्ति या संस्था, निगम का मतलब है संस्था, सरकार द्वारा व्यक्ति या संस्थाओं पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य वित्तीय योगदान या शुल्क को ही कर या टैक्स कहा जाता है। इसको लगाती कौन है? टैक्स की विशेषता क्या है? जब तुम इसे एक बार अच्छे से थ्योरी में पढ़ लोगे, तो मैं इसको बहुत कम शब्दों में वन लाइनर का पूरा फर्रा दूंगा, पूरा का पूरा वन लाइनर में याद। इसके क्विज करेंगे, लेकिन मेन चीज है आप इसे रटिए मत, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि बच्चा ज्ञान ही वो चीज है जो तुम्हें बाकियों से कुछ क्वेश्चन ज्यादा करने में मदद करेगा। तो सबके सब साथी पूरी मेहनत से बैठे रहो, क्योंकि आप केवल नॉलेज और ज्ञान के बल पर आगे निकलोगे। तो कर लगाती कौन है? कर सरकार लगाती है। किस पर लगाती है? उस केवल नागरिकों पर नहीं लगता,
उस सीमा में रहने वाले व्यक्ति या संस्थाओं पर उस देश की सीमाओं में एक अनिवार्य वित्तीय योगदान, यह कंपलसरी है, यह आपको देना ही होगा, इससे आप देने से इंकार नहीं कर सकते। वित्तीय योगदान या शुल्क, इसी को क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। मैंडेटरी चार्ज और कंट्रीब्यूशन, जिसे सरकार किस पर लगाती है? व्यक्ति या निगम पर लगाती है। सरकार किस पर लगाती है? व्यक्ति या निगम पर लगाती है। और यह कैसा होता है? यह कहोगे सर अनिवार्य होता है। तो मुझे एक बात बताओ यहीं से, क्या टैक्स का भुगतान अनिवार्य है? अगर सरकार ने कोई टैक्स लगाया तो क्या उसे देना कंपलसरी है? अनिवार्य का मतलब होता है हर हाल में आपको भुगतान करना ही होगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक करते चलेंगे, तुमको रिवाइज कराता चलूंगा। जिसका कोर्स नहीं खुल रहा परेशान मत हो, आपकी सबके भी तो डेमो क्लास है, अभी तुम्हारी क्लास छूट थोड़ी ना गई। वर्दी का पुकार शंखनाद सबको मिलेगा, पुराने परिवर्तन महापरिश्रम सबको मिलेगा। अभी यहां तो फोकस करो मेरे बाबू, ये अच्छी चीज है, फिर इसे नहीं पढ़ोगे। इसलिए कहता हूं जब एप्लीकेशन पर बच्चा पढ़ता है बिल्कुल शांति भाव से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भविष्य है। तुम भविष्य बिगाड़ रहे हो आपस में बात करके। क्या करों का भुगतान अनिवार्य है? क्या आप ये कह सकते हो मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो टैक्स नहीं दूंगा? क्या आप अपनी मनमर्जी चला सकते हो टैक्स इसमें? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, अनिवार्य का मतलब ही टैक्स एक अनिवार्य वित्तीय योगदान है, देना ही होगा, आप देने से इंकार नहीं कर सकते। तो भुगतान अनिवार्य है? हाँ बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, मर्जी तो है ही नहीं, यह साथ ही अनिवार्य शुल्क होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो टैक्स है ये सरकारें लगाती क्यों है? टैक्स मतलब सरकार बिना टैक्स के काम नहीं कर सकती। जैसे आप कहोगे कि भाई तो सरकार के भी खर्चे होते हैं। ए वो तो मैंने कहा चलो आपको मैं कल को कांस्टेबल की नौकरी दूं और कहूं कि तुम ना सैलरी लेना और ना तुम्हें भ्रष्टाचार, तुम्हारे सर पर एक सीसीटीवी लगा दूंगा, ना तो तुम भ्रष्टाचार कर सकते, एक सीसीटीवी देखता रहेगा, ना तो तुम भ्रष्टाचार कर सकते और ना ही तुम्हारी सैलरी आएगी। तो क्या कौन कौन सा नौकरी के लिए तैयार होगा? अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई ना तो तुम भ्रष्टाचार कर सकते ना तुम्हें सैलरी मिलेगी, तो तुम्हें से कौन कौन कांस्टेबल बनने के लिए रेडी है? यस लिख कर बताओ, और जो रेडी नहीं है वो नो लिख के बताओ। तो ऐसे ही सरकार है, सरकार के भी साथ ही कुछ खर्चे होते हैं। कैसे? जो कर है वो सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है। सरकार की इनकम, अब सरकार को इनकम क्यों चाहिए? सरकार को इनकम सड़क बनाने के लिए चाहिए, परिवहन सेवाएं तुम्हारे लिए, रोडवेज तुम्हारे लिए, रेल चलाने के लिए चाहिए, स्वच्छता, ये साथ ही इतनी सारी जल जीवन मिशन, इतनी सारी योजनाएं आती हैं, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, इतनी सारी योजना आती है ना। उज्ज्वला योजना हो गई, पीएम किसान स्कीम हो गई, जल जीवन मिशन स्कीम हो गई, स्वच्छ भारत अभियान स्कीम हो गई, इतनी सारी भारत में स्कीम चलती हैं। इनका पैसा कहां से आएगा? इतनी सारी सड़क वगैरह बनती है, इनका पैसा। इसका मतलब सरकार की आय का मुख्य स्रोत, जिसका उपयोग सरकार जनहित के लिए करती है, जनता के हित के स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम का। इसके अलावा सरकार आपको फ्री हॉस्पिटल देती है, शिक्षा देती है, जो प्राइमरी इतने सारे स्कूल है, इतने सारे सरकारी स्कूल कॉलेज, आपके लिए पुलिस और आर्मी की व्यवस्था करती है, राष्ट्रीय रक्षा कि कोई दुश्मन देश हम पर कब्जा ना करे, इसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, सरकार को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार सरकार बहुत सारे सामाजिक कल्याण के काम करती है, जैसे पेंशन से लेकर सब्सिडी और आर्थिक असमानता को कम करने वाले कार्यक्रम, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, फैमिली पेंशन, कितने सारे ऐसे कार्यक्रम। इसके अलावा सरकार ये साथी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाती है। तो इन सब के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? तो सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है टैक्स। टैक्स सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है। टैक्स का भुगतान क्या होता है? अनिवार्य, क्योंकि अगर आप अनिवार्य करों का भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना या फिर साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपको जेल आदि भी हो सकती है, आपको जेल आदि भी हो सकती है। तब यहीं पर मुझे बता के चलिए,
इनमें से कौन सा टैक्स का मुख्य उद्देश्य नहीं है? सोचकर बताइए, इनमें से कौन सा कर या टैक्स का मुख्य उद्देश्य नहीं है? कहोगे सर नेता अपनी जेब भी तो भरते हैं, तो वो जनता के हित का जो पैसा होता है उसी में से हेर फेर कर लेते हैं। 80% तक टेंडर का पैसा खाया जाता है इस देश में, 80% तक, कहीं तो 90% तक टकार जाते हैं। पर चलिए, इनमें से कौन सा टैक्सेस का मुख्य उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा मांग ले से टैक्सेस का मुख्य उद्देश्य भी आप देखोगे कि टैक्स से सरकार को कितना सारा पैसा आता है। स्कूल और अस्पतालों की फंडिंग, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सशस्त्र बलों को पेमेंट करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ये सारी की सारी। व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए धन जुटाना, व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए धन जुटाना, यह टैक्स का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए धन जुटाना यह टैक्स का उद्देश्य नहीं हो सकता। अब साथी एक क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक क्या चाहते हैं क्वेश्चन कि भारत में क्या सरकारें अपनी मर्जी से, क्या सरकारें अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकती हैं? जब सरकार का मन किया, आज मोदी जी शाम को लाइव आए और मोदी जी ने कह दिया भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से आप जो भी खाओगे, आप जो भी पियोगे, आप जो भी सांस पे टैक्स लगाऊंगा, इतना भी वो नहीं, तो आपको हर पर 5-5 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो बात 5 रुपए की नहीं है, बात जब भी सरकार टैक्स आदि लगाती है जनता की जेब पर बोझ पड़ता है, तो जनता ज्यादा टैक्स की वजह से विद्रोह भी कर देती है। आपने देखा होगा रोज निर्मला सीतारमण जी को लोग सुनाते थे कि भाई ऐसी भारत की प्रणाली, ऐसी भारत की प्रणाली। तो एक क्वेश्चन मुझसे यस नो में बताइए कि क्या भारत में आप अपनी मर्जी से सरकारें टैक्स लगा सकती हैं? कहोगे सर नो, बिल्कुल नहीं, सरकारें अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती हैं। भारत में टैक्स लगाने का एक संवैधानिक प्रावधान है। टैक्स लगाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सरकार को शक्ति कहां से मिलती है, सरकार को शक्ति कहां से मिलती है बताओ? कहोगे भैया सरकार को जो शक्ति मिलती है वो संविधान से मिलती है, और संविधान का अनुच्छेद 265 है। कौन सा अनुच्छेद? 265। अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं लगाए जा सकते। मतलब जब तक कानून ना बनाए, अगर केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है तो संसद से कानून बनाए, राज्य सरकार टैक्स लगाना चाहती है तो राज्य विधानमंडल से कानून बनवाए। जब तक कि कानून नहीं बनेगा तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपका मन कर रहा है कि जितनी भी भारत में शादियां होंगी उन शादियों पर सब पर 1 लाख रुपए का टैक्स लगाया जाए, तो इसके लिए आपको एक शादी के लिए टैक्स लाना पड़ेगा, आपको एक कानून बनाना पड़ेगा, राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन मैरिज, कि या कुंवारों के ऊपर कि जो शादी नहीं करें, तो मैं भी फंस जाऊंगा। नहीं, सुनिए, या मतलब तो इस पे क्या लगा, इस पर टैक्स लग गया। अरे गुरु जी कुंवारों पर टैक्स लगवाओ, तो मैं तो कुछ कमा नहीं रहा और वैसे ही वो चला जाएगा। अगर कुंवारों पर टैक्स लग जाए तो तुम जितने मेरे एग्जामपुर के बच्चे कुंवारे हो, तुम सबके सब झोलियां भर दोगे सरकार की। तो आपको कोई भी टैक्स लगाना है, उसके लिए आपको साथी कानून का निर्माण करना पड़ेगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही साथी कोई टैक्स वसूला जाएगा। कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कोई टैक्स वसूला जाएगा, जब तक कि कानून ऐसा करने की इजाजत ना दे। अब जैसे आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या सरकारें अपनी मनमर्जी से टैक्स लगा सकती हैं जब उनका मन किया? जैसे नोटबंदी, क्या सरकारें नोटबंदी के जैसे टैक्स भी मनमर्जी से लगा सकती हैं? टैक्स भी मनमर्जी से लगा सकती हैं? टैक्स भी मनमर्जी से, बताइए, बहुत सोच समझ कर उत्तर देना है। हाँ,
सरकार के पास ऐसी शक्तियां नहीं। टैक्स केवल कानून के अधिकार से लगाए जा सकते हैं, हाँ, लेकिन केवल आपातकाल के दौरान, केवल स्थानीय निकायों की अनुमति से। तो अनुच्छेद 265 साफ कहता है कि कोई भी टैक्स कानून के प्राधिकार के बिना ना तो लगाया जाएगा ना ही वसूला जाएगा। तो सरकारें अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती। उनको टैक्स लगाने के लिए क्या लाना होगा? सरकारों को टैक्स लगाने के लिए क्या लाना होगा? सरकारों को टैक्स लगाने के लिए क्या करना होगा? सरकारों को साथी याद रखेगा, टैक्स लगाने के लिए अच्छे से याद रखेगा, कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। पूछा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा? मतलब जब तक कानून इजाजत ना दे, ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही मेरे बच्चे कोई टैक्स वसूला जाएगा। ये बच्चा हमारा एक बार एक आपको आइडिया दे रहा हूं अभी कि टैक्सेस क्या होते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है। और आपको ये भी अभी समझ में आएगा कि देखो, जो टैक्स होते हैं वो सरकार के लिए कहां पर है भाई, वो सरकार के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस जो है वो सरकार के लिए, अरे कहां पर है वो, तो यहां पर बच्चा इसमें ध्यान दीजिएगा सबके सब। तो आपको यहां पर यह भी पूछेगा कि भाई जो टैक्स है इनमें से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आप बिना, आप साथी, बिल्कुल विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर अधिरोपित किया जाएगा और ना ही साथी उसका संग्रह किया जाएगा। अब जैसे आपके सामने तो अनुच्छेद 265, संविधान का अनुच्छेद 265, यह टैक्स लगाने पर सरकार की मनमर्जी पर रोक लगाता है। सरकार की मनमर्जी पर साथी क्या लगाता है? रोक लगाता है। अब यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि सरकार की इनकम में टैक्स का कितना योगदान है। उत्तर प्रदेश सरकार की टैक्स से आय, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं के टैक्स से आय, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं के टैक्स से इनकम, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं के टैक्स से आय या इनकम कितनी है? स्वयं के टैक्स से इनकम ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ध्यान देना। तो देखिए, टैक्स भारत में कितने लेवल की सरकारें होती हैं? 2 लेवल की, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो कुछ ऐसी चीजें जिन पर केवल केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, कुछ ऐसी चीजें जिन पर दोनों, मतलब जिन पर केवल राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। और जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिस पर केंद्र भी टैक्स लगा सकता है और साथ ही राज्य भी टैक्स लगा सकता है। तो कुछ ऐसी, जैसे इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा, क्या कभी आपने देखा है कि राज्य सरकार इनकम टैक्स लगाती है? मुझे बताइए, क्या राज्य सरकार आपकी इनकम पर टैक्स लगा सकती है? यस या नो करके बताइए। क्या राज्य सरकार आपकी इनकम पर टैक्स लगा सकती है? आप कहोगे सर कुछ टैक्स के ऐसे विषय हैं जो केवल केंद्र सरकार को दिए गए। केंद्र सरकार इनकम पर टैक्स लगा सकती है, एक्साइज लगा सकती है, कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, यह साथ ही कंपनियों पर टैक्स लगा सकती है। वहीं राज्य सरकार जमीन पर केंद्र सरकार जमीन पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। और जीएसटी एक ऐसी चीज है जिस पर केंद्र भी टैक्स लगा सकता है और राज्य भी टैक्स लगा सकते हैं। अब अपने उत्तर प्रदेश में देखिए स्वयं के कर राजस्व का, उत्तर प्रदेश के ये मैंने टॉप 4 रखे हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? उत्तर प्रदेश सरकार को बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा कहां से आता है? जो राज्य जीएसटी है, उत्तर प्रदेश में जो राज्य जीएसटी है, सबसे ज्यादा पैसा राज्य जीएसटी से आता है। कितना? 1,30,425 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए ये साथी किससे आते हैं? 1,30,425 करोड़ रुपए राज्य जीएसटी। सेकंड सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? लगभग 63,000 करोड़ रुपए ये राज्य के उत्पाद शुल्क से आता है। उत्पाद मतलब जो शराब आदि पर जो टैक्स लगता है। तो शराबियों के ऊपर उत्तर प्रदेश
की अर्थव्यवस्था को संभालने की अहम जिम्मेदारी है। एक शराबी खुद अपने पैरों पर लड़खड़ाता रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाल रखा है देख लीजिए। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश को जो पैसा प्राप्त होता है वो शराब के ठेकों से प्राप्त होता है। तीसरा वैट, बिक्री कर या वैट, ये साथी केवल पेट्रोल वाला जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोल उत्पाद, पेट्रोल डीजल आदि जो है। तीसरा पैसा शराब से, सोचो शराब से पेट्रोल से भी ज्यादा पैसा आता है, 45,300 करोड़ रुपए। और चौथा आ जाता है ये जो स्टाम्प शुल्क होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी आदि पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, पंजीकरण शुल्क लगता है। तो चौथा जो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है वो किससे होता है? आप कहोगे भैया स्टाम्प से। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इनकम के टॉप 4 स्रोत बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की इनकम के टॉप 4 स्रोत बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इनकम के जो साथी उत्तर प्रदेश को पैसा प्राप्त होता है वो इनमें से सबसे ज्यादा किससे होता है? उत्तर प्रदेश को जो पैसा प्राप्त होता है वो साथी सबसे ज्यादा किससे होता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है वो सबसे ज्यादा, 4 बताइए, 4 याद करते चलना है मेरे साथ भैया। सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी से। सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? कहोगे सर राज्य जीएसटी से। सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? राज्य जीएसटी से। सेकंड नंबर पर एक्साइज, बोलते चलो, सबसे पहले राज्य जीएसटी, दूसरा एक्साइज, तीसरा वेट पेट्रोल डीजल पर, और चौथा स्टाम्प। पहला राज्य जीएसटी, सबके सब 1 2 3 करके लिख दो, यही रेपटे धर दूंगा खोपड़ी में। अभी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाएगी आपातकालीन स्थिति में। मुझे जब मैं कोई चीज बोलूं तो मुझे कमेंट में लिख के बताया करो, कमेंट में लिखकर। सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी, दूसरे नंबर पर एक्साइज, तीसरे नंबर पर वेट, तीसरे नंबर पर वेट, और चौथे पर स्टाम्प, चौथे पर स्टाम्प। चलो ऐसे ही अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, भाई इनकम तो केंद्र सरकार को भी चाहिए ना, मोदी जी को भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो तभी योजनाएं चालू कर पाएंगे। तो संघ को पैसा कहां से आता है? संघ को पैसा, आपका कोई साथियों जो भी शंखनाद से नहीं जुड़ा है, कह देना इतनी धाकड़ क्लास चल रही है, क्लास में याद, क्लास में सब कुछ याद। तो देखो उधारी 24% तो खर्चा उधार लेना पड़ता, उधारी हटा दो। सबसे ज्यादा जो संघ है, मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? इनकम टैक्स, आयकर से। उसकी कमाई का 100 में से 22 रुपए, 22% इनकम टैक्स से। और देखिए जीएसटी से, केंद्र सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आता है? 18%। केंद्र सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आता है? 18%। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स से कितना पैसा आता है बताइए? 22%। केंद्र सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आता है? केंद्र सरकार को बच्चा जीएसटी से कितना पैसा आता है? कहोगे सर केंद्र सरकार को जीएसटी से 18%। तो देख रहे हो सरकार की कमाई में जीएसटी का कितना अहम योगदान है, सरकार की कमाई में जीएसटी का कितना अहम योगदान है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक साथी किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी को कोई परेशानी, सबके सब बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी। चलिए अब आ जाते हैं, जब हम साथी टैक्स की बात करते हैं कि बिना कानून के प्राधिकार के ना तो कोई टैक्स वसूला जाएगा और ना ही साथी कोई टैक्स लगाया जाएगा। उसका अगला आ जाता है टैक्स का प्रकार। तो देखिए टैक्स के 2 प्रकार से प्रकार करते हैं। एक होता है टैक्स की रेट के हिसाब से, टैक्स की दर कितनी है, प्रति 100 पर कितना टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा कर किस पर तो लगाया गया है, कर अधिरोपित किस पर हुआ है, और कर को जमा किसने किया है, भुगतान किसने किया है। तो कर की दर के आधार पर 3 प्रकार के कर होते हैं, प्रगतिशील, प्रतिगामी और समानुपातिक। प्रगतिशील, प्रतिगामी, समानुपातिक। जबकि कर किस पर लगाया गया और भुगतान किसने किया, उसके आधार पर 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और साथी इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबसे पहले ये बताइए आपके अनुसार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स को समझिए, क्योंकि बच्चा तभी हम लोग जीएसटी पर आएंगे। थोड़ा सा बस समय दे दीजिए, एक एक चीज, फिर उसके अंदर की जितनी चीजें हैं उनको पढ़ते चलेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, आज साथी ये जीएसटी टॉपिक है जीके का। कल सुबह 8 बजे विपुल सर का मैथ, तो मैथ की टेंशन मत लेना, आपको गणित का जादूगर दे दिया, जादूगर। ऐसे डमरू सा बजा के शंखनाद कर देंगे, कैसे? ऐसे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो क्या हुआ भैया कि जिस व्यक्ति और संस्था पर यह टैक्स लगाया जाता है, जिस व्यक्ति या संस्था पर यह टैक्स लगता है, वही व्यक्ति या संस्था सरकार को भुगतान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टैक्स जिस पर लगेगा, टैक्स जिस पर लगा है, जिस पर लगा है, और जो भुगतान कर रहा है वो एक ही व्यक्ति है। और जो भुगतान कर रहा है, जो सरकार को पेमेंट कर रहा है, वो साथी एक ही है, एक ही व्यक्ति या संस्था है, वो एक ही व्यक्ति या संस्था है। मतलब जो टैक्स का भुगतान कर रहा है या टैक्स जिस पर लगा है, वो दोनों सेम टू सेम है या नहीं है, बताइए। तो इसी को डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी इनकम, आयकर की बात कर लेते हैं। भाई इनकम आपकी है, जैसे मैंने इनकम की तो मुझे ही साथी मेरी इनकम पर यह टैक्स सरकार को जमा कराना पड़ेगा, मुझे ही यह टैक्स सरकार को जमा कराना पड़ेगा। मेरी इनकम पर लगे टैक्स को आप मेरी ओर से जमा नहीं कर सकते यारी दोस्ती में। इसका मतलब क्या हो गया कि यह हस्तांतरणीय होता है। पूछेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन सा टैक्स हस्तांतरणीय होता है, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट टैक्स जो है हस्तांतरणीय, मतलब आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और पर नहीं टाल सकते। मैंने कहा अपने किसी उससे दोस्त से कि मित्र तू मेरा टैक्स दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत में डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये बताइए पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत लाभ कर होता है कि जैसे आपने कोई प्लॉट फ्लैट खरीदा था, उसे बेच दिया, कोई साथी आपने सोने चांदी के गहने शेयर खरीदे थे प्राचीन समय पर, वो शेयर आदि बेचने से जो आपको लाभ हुआ उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो पूंजीगत लाभ कर कैसा करे, ये डायरेक्ट टैक्स है। आपने शेयर बेचे, आपको लाभ हुआ, आप ही सरकार को पैसे दोगे। इनकम टैक्स, इसी प्रकार वेल्थ टैक्स, ये 1 अप्रैल 2016 से रद्द कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2016 से समाप्त। वेल्थ टैक्स को, संपत्ति कर को किस तारीख को समाप्त किया गया, सबके सब लिखकर बताइए। वेल्थ टैक्स को भारत से कब समाप्त किया गया है, ये 1957 में आया था और 1 अप्रैल 2016 से इसको समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार निगम कर, ये कंपनियों की कमाई पर लगता है, टाटा बिरला अंबानी अडानी इनकी कमाई पर। एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स पर, एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स, एक होता है साथी गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स को भी भारत से समाप्त कर दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे टैक्स हैं, इसी में को लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी बोल देते हैं। जब कोई साथी अब शेयर खरीदते बेचते हैं उस समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एसटीटी। 1 अक्टूबर 2004 से लगना शुरू हुआ है। एसटीटी कब से लगना शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर 2004 से। ये सब पूछेगा तुमसे। तो ये सारे के सारे किस प्रकार के टैक्स हैं, ये डायरेक्ट टैक्स हैं। जिस व्यक्ति या संस्था पर टैक्स लगेगा वही व्यक्ति या संस्था इसका सरकार को भुगतान करेगी। पूंजीगत लाभ कर, इनकम टैक्स, संपत्ति कर जिसे कब से समाप्त कर दिया गया, 1 अप्रैल 2016 से। निगम कर, संपत्ति कर
उपहार कर और एक याद रखिएगा प्रतिभूति लेन देन कर भी कह देते हैं इसको। प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, ये अच्छे से याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 2004 ये अहस्तांतरणीय होते हैं। और अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ जाएं, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से महंगाई कम होती है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से क्या हो जाती है? महंगाई कम। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से क्या हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से साथी कहोगे महंगाई कम हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से क्या हो जाएगी? कहोगे सर महंगाई कम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें से कौन से टैक्स बढ़ाने से महंगाई कम होगी, तो आप क्या बताओगे? डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से महंगाई कम हो जाएगी। ध्यान देंगे अगला, इनमें से कौन सा भारत में डायरेक्ट टैक्स नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? अब कहोगे डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ा देते हैं तो महंगाई कैसे कम हुई? यह समझा दीजिए। यह समझाऊं कि प्रत्यक्ष कर बढ़ाने से महंगाई कैसे कम होगी। अगर प्रत्यक्ष कर बढ़े तो ये इन्फ्लेशन कम कैसे होगी? तो सुनिए, आज आपके पास से टैक्स देने के बाद में 10,000 रुपए बचे। टैक्स देने के बाद आप मार्केट से ज्यादा खरीदारी करेंगे। मैंने टैक्स बढ़ा दिया और अब आपके पास से टैक्स देने के बाद में 5,000 रुपए बचे। अब आप कम खरीदारी करेंगे। तो जैसे मैंने टैक्स तुमसे ज्यादा वसूला, तुम्हारी जो खर्चे करने वाली पैसे थे तुम्हारे पास, टैक्स देने के बाद जो पैसे बचते थे, अब वो कम पैसे बचे, जिसकी वजह से ना तो आपके हाथ में पैसा होगा ज्यादा, और जब आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो आप ये कहोगे भैया महंगाई भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। जब आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो महंगाई भी क्या हो जाएगी? अपने आप कंट्रोल। महंगाई भी क्या हो जाएगी? कंट्रोल। पूछेगा कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? निगम कर जो कंपनी संस्थाओं पर लगता है, ये तो एक साथी डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर भी क्या था? एक डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स भी क्या था? एक डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो वैट है ये साथी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। वैट जो है ये कहोगे भैया एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जो वैट है ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सेकंड आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर, इसमें कर तो साथी ग्राहक पर लगता है और कर का भुगतान भी दुकानदार को ग्राहक ही करता है। मतलब ओवरऑल जो कर का भार आता है वो कर का लोड ग्राहक पर ही आता है, लेकिन ग्राहक से इसकी वसूली करके, इसको इकट्ठा करके ये दुकानदार के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। तो इस टैक्स को सीधे ग्राहक सरकार को जमा नहीं करता। ग्राहक बीच में इसका पेमेंट किसको करता है? दुकानदार को करता है। और दुकानदार ग्राहक से इस पैसे को किसको दे देता है? सरकार को दे देता है। तो यहां पर इसीलिए क्योंकि ग्राहक ने सरकार को सीधे पेमेंट नहीं किया, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट पेमेंट किया, तो ऐसे जो टैक्स होते हैं ये इनडायरेक्ट, ये ज्यादातर इसमें देखो जो डायरेक्ट टैक्स थे ये व्यक्ति या संस्था पर लगते थे, इंसान के ऊपर, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये साथी वस्तु या सामान पर लगते हैं। ये किस पर लगते हैं? वस्तु या सामान पर। ये टैक्स किस पर लगते हैं? वस्तु या सामान पर। वस्तु या सामान पर लगा, उस टैक्स को ग्राहक ने दुकानदार को पेमेंट कर दिया सामान के मूल्य के साथ, और उसने सरकार को भुगतान कर दिया। तो अच्छे से याद रखेगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। जैसे आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, 18% जीएसटी जोड़कर आपने 11,800 रुपए यह भुगतान किसको दिया? दुकानदार को। इनमें से जो 1,800 रुपए इन्हें दुकानदार अपने पास नहीं रखेगा, इन्हें सरकार को दे देगा। अगर आपने बिल नहीं लिया तो इन्हें दुकानदार पचा जाएगा, इसलिए बिल लेते जिससे जो आपने टैक्स दिया है वो सरकार के पास जमा हो जाए। अब ये बताइए, तो इसका मतलब ये टैक्स तो हस्तांतरणीय, इस टैक्स को आप न खरीद कर आपके घर का कोई और साथी खरीद रहा है। बेटा वर्दी की पुकार शंखनाद एक ही है, इसी के साथ चलेंगी, क्यों घबरा रहे हो? तो कहोगे भैया कि उस पर आप अलग से भुगतान ना करके आप किसी और को खुद ना करके किसी अपने घर में से किसी को भेज सकते हैं, भाई तू जाकर इस टैक्स का भुगतान कर दे।
तो ये हस्तांतरणीय होते हैं। कैसे होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसका भुगतान करें, आपके घर में कोई और अपनी कमाई से खरीद के ला सकता है। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि साथी इनके बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। ये जो टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट, इनके बढ़ने से महंगाई कम नहीं होती, इनके बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। भाई आप अगर मोबाइल पर 18 की जगह 40% जीएसटी लगा दो तो मोबाइल महंगे हो जाएंगे ना। तो अप्रत्यक्ष कर क्योंकि वस्तु और सामान पर लगते हैं, जब वस्तु और सामान पर आप टैक्स को बढ़ाओगे तो महंगाई कम होगी या ज्यादा? इनके बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इनके बढ़ने से क्या हो जाती है? कहोगे सर महंगाई बढ़ती है। इनके बढ़ने से क्या हो जाती है? महंगाई बढ़ती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे जीएसटी, जैसे एक्साइज कर, जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे वेट। कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात कर बोल देते हैं। मनोरंजन कर जो होता है, जब आप कोई सिनेमा हॉल का टिकट खरीदते हैं, सर्विस टैक्स लगता था 1994 से, एक साथ ही सेल्स टैक्स होता था। इसी प्रकार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, या टोल आदि जो होते हैं, ये सारे के सारे कैसे टैक्स होते हैं? ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनको ये वस्तु या सामान पर लगते हैं, ये इंसान के ऊपर नहीं लगते। तो जो वस्तु या सामान खरीदता है वो दुकानदार को पेमेंट करता है, और दुकानदार उसको कहां पर? सरकार को जमा कर देता है। दुकानदार उसको कहां पर जमा कर देता है? होगे सर दुकानदार उसे सरकार को जमा कर देता है। दुकानदार उसको कहां पर जमा कर देता है? सरकार को। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में एक साथी अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा? ये वो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में कह लीजिए, जो साथी आप ओवरऑल कह लीजिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं। और तुम देखना, जब ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा, फिर मैं तुम्हें कम से कम 300-400 वन लाइनर से इसका रिवीजन कराऊंगा। फिर साथी एमसीक्यू, पीवाईक्यू क्वेश्चन और नए क्वेश्चन, सब कुछ ये 3-3, 4-4 बार तुम्हारे सामने रिपीट होंगी चीजें। वन लाइनर में रिपीट होंगी, थ्योरी में रिपीट हो रही है। और जब आप थोड़ा सा रिवीजन मारोगे तो आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज होने लगेंगी कि आज हमारे बड़े भैया ने क्या पढ़ाया। लेकिन इस टॉपिक को आज खत्म करके जाते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करके खत्म कर देते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आज ही जीके में कम से कम 6 नंबर पक्के हो जाएं। जो लास्ट तक रुक गया आज 6 नंबर पक्के करके जाएगा। भाई जीएसटी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आईडीटी माने अप्रत्यक्ष कर। कस्टम ड्यूटी भी आपको डायरेक्ट नहीं देनी होती, आयात निर्यात कर कह देते हैं। जो उत्पाद शुल्क होता है ये भी इनडायरेक्ट है, ये तीनों सामान पर लगते हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स है ये किसी सामान पर लगता है क्या? इनकम टैक्स जो है वो किसी सामान या वस्तु पर लगता है? कहोगे भैया बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स जो है ये प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स कैसा है? ये प्रत्यक्ष कर है। अब ध्यान देना, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। भारत में, आप मेरी बात समझिएगा, कितने स्तर की सरकार होती है मुझे बता के चलिए। भारत में कितने स्तर की सरकार है? भारत में कितने स्तर की सरकार मुझे बता के चलिए। भारत में कितने स्तर की सरकार है? कहोगे सर दो। भारत में केंद्र सरकार भी है और साथ ही भारत में राज्य सरकार भी है। इंसान एक है। अब अगर एक इंसान, वो केंद्र के अधीन भी है, राज्य के अधीन भी है। अब अगर दोनों ही सरकारें अपनी मनमर्जी चलाती और कोई रोकथाम नहीं होती, तो इसी इंसान से, इसी व्यक्ति से केंद्र सरकार भी टैक्स वसूलती, राज्य सरकार भी टैक्स वसूलती। ये व्यक्ति केंद्र सरकार को भी इनकम टैक्स देता, राज्य सरकार, केंद्र भी कहती मुझे भी इनकम टैक्स दे, राज्य कहता मुझे भी इनकम टैक्स दे। ये अपनी पुलिस भेज देते, ये अपनी पुलिस भेज देते, इंसान परेशान होता। तो इससे आपस में झगड़ा होता केंद्र और राज्य में। अगर केंद्र और राज्य में झगड़ा आपको बचाना है तो आप क्या करोगे? उन दोनों की शक्तियों को लिमिटेड कर दो। केंद्र और राज्य की कानून बनाने,
टैक्स लगाने की शक्तियों को सीमित कर दो। केंद्र सरकार को कह दो कि भी तुम इस चीज पर टैक्स लगा सकते हो, राज्य सरकार को कह दो तुम इस चीज पर टैक्स लगा सकते हो। दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर दूं। भाई केंद्र और राज्य सरकार की टैक्स लगाने की शक्तियों का बंटवारा कर दूं? यस या नो करके बताइए। केंद्र और राज्य सरकार की टैक्स लगाने की शक्तियां जितने साथी, एक बार ये बता दीजिए कितने शंखनादिया वर्दी का पुकार से हैं? जो शंखनादिया वर्दी के पुकार से हैं यस लिख दीजिए। जो साथी नए बच्चे हैं केवल डेमो देख रहे हैं वो नो लिख दीजिए। आप या आपका कोई साथी है तो उसे एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन से शंखनाद बैच से जुड़ने बोलना। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं बहुत स्लो लग रहा हूं, लेकिन बच्चा पढ़ाई चीज ही वो है जो तुम जल्दबाजी डबल स्पीड पर तुम्हारी आदत है ना, उसी से साथी सर्वनाश हुआ है कि तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती, तुम बस उसको रटना चाहते हो। रटने से एग्जाम नहीं निकलते, रटने से एग्जाम नहीं निकलते। एग्जाम किससे निकलते हैं? एग्जाम निकलते हैं चीजों को समझने से। क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन तुम्हारा रटा आए, जरूरी है कि हर क्वेश्चन तुम्हारा समझा हुआ आए। तो मुझे समय देना, मेरे साथ रुककर पढ़ना। तुम लोग याद करोगे कि कोई व्यक्ति मिला था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा वस्तु क्या है, सेवा क्या है, टैक्स क्या होता है, टैक्स कंपलसरी होता है नहीं होता, कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि टैक्स कानून के बिना कोई भी टैक्स ना लगाया जाएगा ना वसूला जाएगा, टैक्स के प्रकार कितने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हमने देखा। ये सारी की सारी चीजें हमने क्रम से पढ़ी नहीं पढ़ी, एक एक चीज को बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा नहीं पढ़ा। उससे सरकार को, केंद्र सरकार को बताइए, केंद्र सरकार को इनकम टैक्स से कितना % पैसा प्राप्त होता था? केंद्र को आयकर से, आयकर प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स से कितना पैसा प्राप्त होता था? और जीएसटी से कितने % पैसा? केंद्र की इनकम में, केंद्र सरकार की आय में कितना % आयकर का हिस्सा था, कितना % जीएसटी का? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। और जरा भी भटकना, परेशानी होना है, क्योंकि साथी आज ये मैं खींच रहा हूं जीएसटी की क्लास को। आज मैं किस क्लास को खींच रहा हूं? जीएसटी। और याद रखिएगा कल सुबह 8 बजे से हमारे प्रिय विपुल सर कौन सी क्लास खींचेंगे, यहां पर लिंक लगवा दो, मैथ्स की क्लास। मैथ्स के जादूगर है जादूगर, एक एक क्लास से कंप्लीट पेपर फंसाया था। तो कहोगे सर आयकर से 22% और जीएसटी से 18%। अगर तुम्हें ये आंकड़े याद रह रहे हैं इसका मतलब हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं। अगर ये आंकड़े तुम्हें याद है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दो, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों को विभाजित कर दो। और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को विभाजित कहां पर किया गया है? अनुसूची 7 में किया गया है। याद है ना भाई, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कौन से अनुसूची में? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये अनुसूची 7 में। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कहां पर है? अनुसूची 7 में, जिसमें 3 लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 संघ सूची, लिस्ट 2 राज्य सूची, लिस्ट 3 संवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, यह केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य पर केवल राज्य और संवर्ती पर दोनों के दोनों बना सकते हैं। तो जहां भी साथी एक से ज्यादा लेवल की सरकार होती है वहां आपस में टकराव ना हो, इसके लिए हमारे संविधान ने 7वीं अनुसूची में एक व्यवस्था की है। 7वीं अनुसूची में एक व्यवस्था, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया। केंद्र को साथी अलग शक्ति दे दी, राज्य को अलग शक्ति दे दी, दोनों की शक्तियों में टकराव ना हो। सेम टू सेम भारत में टैक्स में भी किया गया। भारत में टैक्स में ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर केवल साथी केंद्र कानून बना सकती है, केवल केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है कानून बनवाकर। ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार केवल कानून बनवाकर, और ऐसे कुछ विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को साथी अधिकार दिए गए। तो भारत में कानून बनाने की शक्ति क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के पास है, तो इनमें अनुसूची 7 के द्वारा दोनों के कानून बनाने के अधिकार को तय कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अनुसूची 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1,
संघ सूची, लिस्ट 2 राज्य सूची, लिस्ट 3 समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246(1), अनुच्छेद 246(1), इस पर केवल संघ सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 246(3), इस पर केवल याद रखिएगा जो राज्य का विधानमंडल है वो कानून बना सकता है। जो अनुसूची 2 का विषय है, राज्य सूची का विषय, जो 7वीं समवर्ती सूची पर, इस पर अनुच्छेद 246(2) के तहत संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव होने पर संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाती है, संसद के कानून को प्राथमिकता। तो इसमें तीनों में अगर हम देखें कि भाई केंद्र सरकार को कौन कौन सी टैक्स लगाने की शक्ति दे रखी है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, भागिए मत सबके सब, मेहनत कीजिए, जोखिम लीजिए, क्योंकि याद रखना असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहां तक पहले मुझे 5 वन लाइनर बता दो। ये बताइए जो कस्टम ड्यूटी होती है ये किस प्रकार का टैक्स है? जो आयात निर्यात करे ये किस प्रकार का टैक्स है? आयात निर्यात कर जो होता है ये किस प्रकार का टैक्स है? ये बताइए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर, ये किस प्रकार का टैक्स है? प्रतिभूति लेन देन कर ये किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी साथी किस प्रकार का टैक्स है? और आयकर जो होता है ये किस प्रकार का टैक्स है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बताइए कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो सरकार के टैक्स लगाने के मनमर्जी पर प्रतिबंध लगाता है कि कानून के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कानून के बिना कोई टैक्स वसूला जाएगा। ना तो साथी कानून के बिना कोई टैक्स लगाया जाएगा और न ही कानून के प्राधिकार के बिना कोई टैक्स वसूला जाएगा। देखिए कस्टम ड्यूटी इंसान पे नहीं लगती, सामान पे लगती है। जो सामान पे लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रतिभूति लेन देन कर जो साथी खरीद फरोख्त करेगा प्रतिभूति की, सिक्योरिटीज की शेयर बाजार में, ये डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी सामान पर लगता है, ये भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है। जो आयकर होता है ये साथी प्रत्यक्ष कर है। अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265, ये बताइए अगर मैं कल को प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देता हूं, मान लेता हूं कल को मैं प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देता हूं, यदि मैं साथी प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दिया तो मुझे यह बता के चलिए कि महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि मैं साथी प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देता हूं तो महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा। अरे सीख कर जाओ, सीख कर। किस लिए आए थे मेरे पास शंखनाद में? शंखनाद करने आए थे ना। सीख कर जाओ, जब तक पूरा न सीख लो। मां की सौगंध उठा लो, मां सरस्वती की कसम, बड़े भैया सीख कर जाना है आज तो, और सीख कर ही जाओगे तुम आज। चलिए, तो 3 लिस्टें संघ सूची कि वो विषय ऐसे टैक्स जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें इन पर संसद कानून बनाकर टोटल देखोगे गिनकर तो 97 विषय, 97 में से जो 82 नंबर का विषय है, कृषि के अलावा जितनी भी इनकम होती है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? यस या नो करके बताना है कि भाई कृषि के अलावा जो आप फसलों से जो आपकी कमाई होती है, फसलों की कमाई को छोड़कर जितना भी आपकी कमाई है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको? तुरंत बताओ। कृषि के अतिरिक्त टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? कृषि के अलावा आपकी जितनी इनकम होती है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार यह संसद को है। संघ सूची का विषय, इसके लिए सरकार ने एक टैक्स का कानून लेकर आई, आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961। भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब आया? भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब आया? भारत में याद रखिएगा पहली बार आयकर 1860 में
जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया। भारत में आयकर पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा कब? साथी 1860 में। भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब आया है? कहोगे सर सन 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। इनकम टैक्स कौन से कानून के द्वारा लगाया जाता है? भारत में व्यक्ति और संस्थाओं पर इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961। क्या केंद्र सरकार कृषि से हुई इनकम पर टैक्स लगा सकती है? क्या केंद्र सरकार कृषि से हुई इनकम पर टैक्स लगा सकती है? देखो, जो जा रहे जाने देना, क्योंकि ऐसे तो मेरिट से बाहर निकलेंगे। 38 क्वेश्चन जीके में 15-16 से ऊपर करके आ जाए तो बताना, और तुम 35 से कम करके आओ तो बता देना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, लगी हो आग कहीं भी, आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। पहली बार जेम्स विल्सन ने। तो कहोगे सर नहीं, कृषि इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि कृषि के अलावा अपने जुए से, अपने साथी व्यापार से, सैलरी से, या आपके किराए से, या किसी और तरीके से आपको जो भी इनकम होगी उस पर संसद ने आयकर अधिनियम से टैक्स लगाया। कानून बनाने की शक्ति संसद को है। कृषि के अलावा, कृषि पर यह केंद्र को शक्ति नहीं है। कृषि से हुई इनकम पर राज्य टैक्स लगा सकते हैं। दूसरे आ जाती है आयात निर्यात कर जो होता है। जैसे आप भारत से कोई सामान चीन को भेजते हैं या चीन से कोई सामान भारत मंगाते हैं, तो आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार भारत में किसको है? आयात निर्यात कर लगाने का भारत में अधिकार किसको है? यह भी केंद्र सरकार को है। इसके लिए सरकार कस्टम एक्ट लेकर आई 1962 में। कस्टम एक्ट भारत में किस वर्ष आया है? कस्टम एक्ट साथी भारत में किस वर्ष आया है? तो एंट्री नंबर 83, कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? यह केंद्र सरकार को है। कस्टम एक्ट 1962। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, यह भी साथी केंद्र को अधिकार है, केंद्र सरकार लगाती है। एक्साइज ड्यूटी, इसको उत्पाद शुल्क बोल देते हैं। किस किस चीज पर? जो कच्चा तेल होता है या पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, कच्चा तेल, जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, ऐसी एल्कोहल जो चिकित्सा आदि में इस्तेमाल होती है, वो एल्कोहल नहीं जो पीते हैं। कौन सी एल्कोहल भैया? जो चिकित्सा आदि में इस्तेमाल होती है। पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज लगती है, यह भी अक्सर आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने 5 रुपए तेल के दाम कम कर दिए। तो यह होता कैसे कि सरकार ने जो 20 रुपए एक्साइज लगा रखा था उसे 5 रुपए कम करके 15 कर दिया। तो सरकार ने डीजल पेट्रोल पर 20 रुपए जो अपने लगा रखे थे उसमें से 5% कम कर दिया, 5 रुपए। तो पेट्रोल डीजल, इसी प्रकार प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और तंबाकू जो होता है, इन पर सरकार क्या लगाकर चलती है? इन पर उत्पाद शुल्क। तो ये 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर केंद्र सरकार एक्साइज, और इसके लिए एक्साइज एक्ट कब आया? एक्साइज या उत्पाद शुल्क अधिनियम ये 1944 में आया। एक्साइज एक्ट कब आया है? कहोगे सर 1944 में। कच्चा तेल, एल्कोहल, जो मेडिसिन, मतलब जो हॉस्पिटल आदि में, जो साथी मेडिकल में एल्कोहल का इस्तेमाल होता है, जो पीने वाली एल्कोहल होती है वो तो राज्य सरकार के पास है टैक्स लगाने का अधिकार। पीने वाली एल्कोहल ये राज्य टैक्स लगाता है, केंद्र केवल चिकित्सा वाली एल्कोहल पर टैक्स लगाती है। कौन सा एक्साइज? पेट्रोल डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये हवाई जहाज में जो ईंधन पड़ता है, हवाई जहाज का ईंधन, हवाई जहाज का, इन सब पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है?
ये केंद्र सरकार को है, और तंबाकू को। और भैया तंबाकू पर कुछ समझ में आया? इसके अलावा जो निगम कर होता है, कौन सा कर? निगम कर। ये निगम कर कंपनियों पर लगाया जाता है, ये सती संस्थाओं की इनकम पर लगाया जाता है। ये भी आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा, ये भी आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा। इसी प्रकार वेल्थ टैक्स 1957, यह संपत्ति कर था जिसे कब से समाप्त कर दिया गया? भारत में संपत्ति कर को कब से समाप्त कर दिया गया है? 1 फरवरी 2016 से इस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। 1 फरवरी 2016 से 1 अप्रैल 2016 कहना सही रहेगा। 1 अप्रैल 2016 से इस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष 2016 से वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष 2016 से कहोगे वेल्थ टैक्स को, 1 अप्रैल 2016 से वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। अब चलिए मुझे 3 चीजें बताइए, सबके सब मुझे 3 चीजें, कि जो संसद है, संघ सूची के अनुसार संसद अथवा आप केंद्र सरकार कह सकते हैं, केंद्र सरकार को किन किन चीज पर टैक्स लगाने का अधिकार है? केंद्र सरकार को किन किन चीज पर टैक्स लगाने का अधिकार है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अभी तुम इग्नोर कर रहे हो, लेकिन तुम्हें साथ ये समझ में आएगा। इसी में मुझे बताइए, एक्साइज एक्ट कब आया भारत में? कस्टम एक्ट कब आया भारत में? कस्टम एक्ट कब आया भारत में? साथी कस्टम एक्ट कब आया? एक्साइज एक्ट कब आया भारत में? कस्टम एक्ट कब आया है? इसी में आपको बताकर चलना है कि भारत में आयकर अधिनियम कब आया? आयकर अधिनियम कब आया? आयकर अधिनियम, ये बताइए। संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स जो होता था, ये कब समाप्त हुआ? अरुण जेटली जी ने फरवरी 2015 के बजट में घोषणा की 1 अप्रैल 2016 से लागू नहीं रहेगा। संपत्ति कर कब समाप्त हुआ? संपत्ति कर यह साथी कब समाप्त हुआ है? संपत्ति कर। तो संसद को सबसे पहले कृषि के अलावा बाकी इनकम, कृषि के अलावा बाकी जितनी भी इनकम होती है, किसी भी व्यक्ति की बाकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो किराए से हो, चाहे वो जमीन जायदाद बेचने से हो, सैलरी के अलावा जितनी भी इनकम होगी उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? कृषि के अलावा इनकम पर। अच्छे से याद रखेगा, संसद को। इसी प्रकार जो कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात, जो देश से बाहर देश के अंदर जो चीजें आती हैं। एक्साइज किस किस पर? सर एक्साइज चिकित्सा वाली एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, जो प्राकृतिक गैस होती है, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, टोबैको आदि पर। इसके अलावा जो निगम कर होता है कंपनियों की कमाई पर, इस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। एक्साइज एक्ट कब आया? 1944। कस्टम ड्यूटी 1962, आयकर अधिनियम 1961, और यह कब से समाप्त हुआ? 1 अप्रैल 2016 से। वेल्थ टैक्स कब से समाप्त हुआ है? 1 अप्रैल 2016 से। तो कुछ कुछ मुंह जुबानी याद होना शुरू हुआ, जो बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। तो सब ध्यान दीजिएगा यहां पर बच्चा, ये अगर आपको मुंह जुबानी याद हो रहा है तो हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं। अब आ जाता है राज्य को कौन कौन सी चीजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। तो राज्य में एक तो साथी राज्यों को जो टैक्स लगाने का अधिकार है, अनुसूची 7 की सूची 2 के अनुसार राज्यों को जो टैक्स लगाने का अधिकार है उसके लगभग 19 विषय हैं। जैसे कृषि इनकम पर टैक्स कौन लगा सकता है? सबके सब बताइए। मतलब फसल के बेचने से जो इनकम हुई है, फसल बेचने से इनकम, जो फसल बेचने से आय हुई है, उस आय पर जो कर लगाने का, उस आय पर जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो राज्य को है, वो केंद्र को नहीं है। इसके अलावा इंसान के उपयोग के लिए जो शराब है या नशीली दवाएं हैं,
इन पर एक्साइज या आबकारी कर लगाने का अधिकार किसको है? यह भी राज्य को। तो राज्य मानव उपभोग के लिए जो नशीली औषधि, अफीम या एल्कोहल, जो शराब होती है, शराब जो इंसान पीता है, उस पर टैक्स लगाने का अधिकार भी किसको है? यह राज्य को है। इसके अलावा विद्युत की बिक्री, जो इलेक्ट्रिसिटी की बिक्री और उपभोग पर टैक्स लगाने का अधिकार, यह भी राज्य को है। बिक्री कर, जिसको सेल्स टैक्स कहते थे, जिसको साथी वैट कहते थे, अब वैट राज्य केवल पेट्रोल पर लगाते हैं, बाकी सारे का सारा वैट ये जीएसटी में समाहित कर लिया गया है। इसके अलावा यात्री और माल ढुलाई पर, यात्री और माल ढुलाई पर, यात्री और माल ढुलाई पर, यात्री और साथी माल ढुलाई पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? यह भी राज्य को है। तो अगर कोई राज्य के विषय पूछे कि भाई राज्य को किस किस चीज पर टैक्स लगाने का अधिकार है, तो कृषि से हुई इनकम पर, जो जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई भी मामला है, आपको जमीन का लैंड यूज बदलवाना है, आपको जमीन का लैंड यूज बदलवाना है, तो भी साथी राज्य टैक्स लगाएगा। मानव उपभोग का मतलब है इंसान के उपयोग के लिए जो शराब होती है, इस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? इस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को है। इसके अलावा विद्युत की बिक्री और खपत पर टैक्स, विद्युत की बिक्री और खपत पर टैक्स, विद्युत की बिक्री और खपत पर टैक्स, गर्म पानी, तो कहोगे भैया इस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार यह राज्य को है। इस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार यह किसको है? राज्य पर, राज्य को। तो ये हो जाते हैं कुछ साथी आपके केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स लगाने के अधिकार, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स लगाने के अधिकार। अब आ जाता है हमारा जीएसटी, जीएसटी का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने देखा कि टैक्स क्या होता है? एक अनिवार्य योगदान, एक कंपलसरी भुगतान, कंपलसरी शुल्क जो साथी सरकार लगाती है, सरकार वसूली करती है। सरकार टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि सरकार को जनहित के कार्यों के लिए, खर्चे के लिए कमाई चाहिए होती है, तो सरकार की कमाई का स्रोत होता है, सरकार की कमाई का स्रोत, इसलिए सरकारें टैक्स लगाती हैं। फिर हमने देखा कौन सी सरकार को किस पर टैक्स लगाने का अधिकार है, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। अब मुझे एक बात बहुत ईमानदारी से आप लोग बताइए कि आपने देखा, आप साथी एक सामान खरीदने गए, एक वस्तु खरीदने गए, पहले क्या होता था सोचो, उसी वस्तु पर केंद्र सरकार अपना कस्टम ड्यूटी भी लगा, केंद्र सरकार अपनी कस्टम ड्यूटी लगा दे रही है, केंद्र सरकार अपना सर्विस टैक्स लगा दे रही है, केंद्र सरकार अपना वैट लगा दे रही है, केंद्र सरकार अपना साथी अन्य प्रकार के कई सारे टैक्स केंद्र सरकार लगा दे रही है उसी वस्तु पर। अब राज्य भी कह रहा मैं क्यों पीछे रहूं, राज्य ने भी अपना सेल्स टैक्स लगा दिया, राज्य ने भी अपना वैट लगा दिया, राज्य ने भी अपनी एक्साइज का इस्तेमाल किया, राज्य ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। तो साथी एक ही वस्तु पर, एक ही वस्तु पर कई प्रकार के टैक्स तो राज्य के हो जाते थे और कई प्रकार के टैक्स भैया केंद्र के हो जाते थे। तो अगर किसी वस्तु का पूरा बिल निकालो कि भाई उस वस्तु का मूल्य मान लो 1000 रुपए, अब भैया 1000 रुपए पर 5% ये केंद्र का टैक्स है, 2% केंद्र का ये फलाना टैक्स है, 1% ये फलाना टैक्स है, 3% राज्य का टैक्स है, 2% इसका टैक्स है। अब सोचो ये कैलकुलेशन करने में कितना अजीब है। क्या कोई देश इस प्रकार के टैक्स व्यवस्था से तरक्की कर सकता है जहां देश की जनता, भुगतान करने वाला और जो सरकार को जमा कर रहा है वो केवल टैक्स की भूल भुलैया में एक फंसकर रह जाए, टैक्स की भूल भुलैया में? यस या नो करके बताइए। बच्चा पीडीएफ भी तुम्हें तुम्हारी एप्लीकेशन पर जो ये शंखनाद बैच है, वर्दी की पुकार, वहीं आपको साथी बगल में बोर्ड का पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ का तो तब फायदा होगा ना जब आप उसको समझोगे। मैं तुम्हें पीडीएफ को केवल दिखा रहा हूं, हर चीज को मैं तुम्हें हाथ से लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक चीजें कितनी क्लियर हैं, जो बिल्कुल करेक्ट 8 बजे से देख रहे हैं, केवल वो दिल वाली इमोजी देकर बताइए।
दिल वाली इमोजी देकर बताइए कि यहां तक तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। वन लाइनर में भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें याद कराने की भी कोशिश कर रहा हूं। जैसे पूछ लूं एक्साइज एक्ट कब आया, भारत में एक्साइज एक्ट, भारत में कस्टम एक्ट कब आया, ये दोनों बता दीजिए। भारत में एक्साइज एक्ट कब आया है, भारत में कस्टम एक्ट कब आया है। अगर तुम क्लास में 50% भी याद करके चले गए तो तुमने अपने ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, जितना बड़ा उपकार बस बता नहीं सकता, बस बता नहीं सकता। और आज देखो भगवान की कृपा से पहली क्लास में मेरी आवाज भी नहीं बिगड़ी। सर एक्साइज आया 1944, कस्टम 1962, कस्टम 1962, कस्टम 1962। ये बताइए चिकित्सा वाली एल्कोहल जो होती है, जो मेडिकल में एल्कोहल काम आती है, इस पर साथ ही एक्साइज लगाने का अधिकार किसको है? और जो पीने वाली एल्कोहल होती है, जो इंसान पीता है, उस एल्कोहल पर एक्साइज लगाने का अधिकार किसको है? पीने वाली एल्कोहल पर आबकारी टैक्स कौन लगाता है? और चिकित्सा वाली एल्कोहल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार किसको है? उत्पाद शुल्क। तो कहोगे भैया चिकित्सा वाली एल्कोहल, इस पर केंद्र सरकार लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और राज्य वाली, ये पीने वाली ठेके किसके अधीन है? पीने से तुरंत समझ जाना, ठेके, ठेके तो राज्य सरकार के होते हैं, केंद्र का कोई मतलब थोड़ी ना होता है, राज्य सरकार के। अब भैया एक बात तो आपकी समझ में आ गई कि सर भारत में बहुत प्रकार के टैक्स थे और सरकार की कमाई कम होती थी, सरकार ले एक नया टैक्स, सरकार ले एक नया टैक्स। तो आयकर वगैरह प्रत्यक्ष कर तो थे ही थे, इसके अलावा सामान वस्तु पर भी हजारों प्रकार के टैक्स थे, सामान वस्तु पर भी। अब इसको लेकर भारत में साथी, मैं आपको पहले हैंड रिटन करा देता हूं, इसको समझना। इसके एक बहुत अच्छी से आपको टेबल दूंगा, पूरा एक चित्र दूंगा। हुआ क्या कि भारत टैक्स के साथ नए नए प्रयोग करता रहता था, टैक्स की संख्या बढ़कर हो गई बहुत ज्यादा और बिजनेस बहुत परेशान, और भैया तरक्की देश की रुक गई। तो देश ने सोचा भाई कुछ नया किया जाए। देखो पहले क्या होता था, आयकर ये सब तो होते थे, सामान आदि पर एक्साइज कस्टम लगता था, अलग से कोई टैक्स नहीं होता था। तो सबसे पहले एक टैक्स आया जिसका नाम था मॉडवेट। क्या आया? मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो वेट का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले फ्रांस से निकला। फ्रांस ने क्या किया कि वहां पर जैसे जैसे सामान बनता था, जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ता था, उसमें उसी प्रकार से टैक्स लगना शुरू हो जाता था। सबसे पहले आया मॉडवेट। मॉडवेट जिसको मॉडिफाइड वेट कहते थे, इसको क्या कह देते थे? संशोधित मूल्य वर्धित कर, संशोधित मूल्य वर्धित कर। यह टैक्स आया जिसको संशोधित मॉडिफाइड वेट कहा जाता था। वेट माने वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर भी कहेंगे इसको। यह सामान पर लगता था। यह किस पर लगता था? मूल्य वर्धित टैक्स, मूल्य वर्धित कर कह लो या वैल्यू एड, वैल्यू एडिशन टैक्स भी आप इसको कह सकते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स, जिसको साथ ही शॉर्ट में